नमस्कार मित्रों, द नेशनलिस्ट व्यू के इस ताज़ा अंक में आपका स्वागत है। और हमारे साथ आज एक खास मेहमान है, श्री अनंत विजय जी। अनंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते। अनंत जी का मैं परिचय वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन परिचय फिर भी एक औपचारिकता के तौर पर करवा देता हूँ। लेखक हैं, स्तंभकार हैं, और वरिष्ठ पत्रकार हैं, एसोसिएट एडिटर हैं दैनिक जागरण के साथ। देश के सभी प्रमुख समाचार जो चैनल्स हैं उनके ऊपर भी जो है एज एन एक्सपर्ट जो है अपनी राय रखते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर, और राजनीति, साहित्य, कला, सभी विषयों पर बड़ा गहन उनका अध्ययन भी है। कई पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं, आनंद जी, जैसा कि आप जानते हैं कि 26 दिसंबर की रात 9:51 पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया। और उसके बाद, उनके निधन के बाद, एक बड़ी अजीब किस्म की राजनीति शुरू हो गई। कांग्रेस ने एक मुद्दा उठाया कि निगम बोध घाट पर उनका संस्कार क्यों किया गया, और उनके लिए सरकार को कोई एक ऐसी जगह पर संस्कार, उसका अंतिम संस्कार होना चाहिए था जो सरकार उस जगह को एलोकेट करती, और फिर बाद में उसको उनके स्मारक में बदल दिया जाता, जैसे कि पूर्व प्रधानमंत्रियों के पहले भी जो है वो स्मारक रहे हैं। हालांकि मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि सन 2000 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तो उस समय एक सरकार ने वैसे ये भी एक निर्णय लिया था कि जो बहुत बड़े बड़े स्मारक है वो बनाने की आवश्यकता किसी की भी अब नहीं है। 245 एकड़ जमीन दिल्ली का जो प्राइम लोकेशन है उसके अंदर इन स्मारकों में जो है इस्तेमाल हुई है। बहरहाल, जयराम रमेश जो कांग्रेस के मीडिया डिपार्टमेंट को भी देखते हैं और राहुल गांधी के एडवाइजर भी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, इन सभी ने जो है वो टीका टिप्पणियां की और सरकार को टारगेट किया। इसके ऊपर सरकार ने अपनी ओर से स्पष्टीकरण दिया कि मेमोरियल बनाया जाएगा, स्मारक बनाया जाएगा। पूरे राजकीय सम्मान के साथ निगम बोध घाट पर उनका संस्कार किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बाकायदा पूरे राजकीय सम्मान की से जिस तरीके से भी जो प्रोटोकॉल के अनुसार किया जाना चाहिए वैसा जो है वो किया। प्रधानमंत्री ने खुद वीडियो संदेश दिया। और लेकिन इस पर राजनीति थमती नजर नहीं आ रही है। तो ये जो पूर्व प्रधानमंत्रियों के, इससे पहले नरसिम्हा राव जो है उनके मामले में भी जो है वो राजनीति हुई थी, लेकिन वो एक अलग किस्म की राजनीति हुई थी। तो आज इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे। तो ये अनंत जी, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? ये कांग्रेस ने अचानक इसको इशू बना लिया है, और कैसे देखते हैं आप इसको? अरुण जी, बहुत धन्यवाद आपको। आपने मुझे आमंत्रित किया और आप एक अंतराल पर आप मुझे बुला ही लेते हैं, तो इसके लिए आपका आभार। आपसे बात करना हमेशा आनंददायक रहता है। आज जिस प्रकार की राजनीति हम देश में देख रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हुआ। उन उनका पार्थिव शरीर अभी उनके निवास से निकला भी नहीं था कि उस पर राजनीति शुरू हो गई स्मारक पर। जबकि रात को ही कैबिनेट की बैठक में ही ये निर्णय ले लिया गया था शोक संदेश के बाद कि डॉक्टर सिंह का एक मेमोरियल दिल्ली में बनाया जाएगा। और इस बाबत जैसी खबरें सामने आ रही हैं कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे जी को फोन पर यह सूचना भी दे दी थी, उसके बाद ये सारा वितंडा खड़ा करने का मुझे लगता है कि कोई अर्थ नहीं था। अभी देश जो है वो शोक में था। मनमोहन सिंह जी की का निधन हुआ, देश ने एक अर्थशास्त्री खोया, देश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ खोया। मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, कुशल राजनीतिज्ञ। मैं आपसे बताऊंगा बाद में। कुशल राजनीतिज्ञ खोया और एक ऐसा व्यक्ति खोया जो सहजता, सादगी के लिए कम से कम उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किए जा सकते हैं हमारे देश में। तो मुझे लगता है कि अभी उनका अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ। अभी उनको निगम बोध घाट पर उनके पार्थिव शरीर को, और इधर ट्वीट पर और इस पर और बयानबाजी, मतलब हद तो ये हो गई कि जब एक और उनका पार्थिव शरीर दिल्ली के निगम बोध घाट पर पहुंचने वाला था और उसी बैरिकेड के सामने खड़े होके या उनके घर के बैरिकेड के सामने खड़े होके राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में से एक अशोक गहलोत सरकार पर हमले कर रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि पार्थिव शरीर में आप दुख मनाएंगे या इस तरह की सियासत करेंगे? मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को इस पर विचार करना चाहिए था। ये अवांछित और जिसको मैं कहता हूं ना जुवेनाइल पॉलिटिक्स है, इससे किसी का कुछ हासिल नहीं होने वाला है।
क्योंकि डॉक्टर सिंह के प्रति जितना सम्मान, जितनी निष्ठा, जितना आदर लोगों को दिखाना चाहिए था, सत्ता पक्ष के सभी लोगों ने दिखाया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, किरण रिजिजू जी जो मंत्री हैं, जेपी नड्डा जी जो अध्यक्ष हैं, और उनकी उनके निधन के फौरन बाद स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा एम्स चले गए और वहां जाके उन्होंने सारी व्यवस्थाएं देखी। तब कांग्रेस के सभी नेता कर्नाटक में बेलगावी में कुछ अपने बैठक कर रहे थे। तो इन सारी चीजों को देखने के बाद मुझे लगता है कि ये प्रश्न बहुत बेमानी था। और मैं तो आज भी कह रहा हूं, और कई जगह पर मैंने ये बात कही कि ये राजनीति कांग्रेस को भारी पड़ेगी, क्योंकि जितना इस राजनीति पर बात होगी उतनी कांग्रेस और गांधी परिवार की छिछाले दर होगी। क्योंकि बात निकलेगी तो नरसिम्हा राव तक जाएगी, बात निकलेगी तो विश्वनाथ प्रताप सिंह तक जाएगी, बात निकलेगी तो चंद्रशेखर जी तक जाएगी, बात निकलेगी तो जगजीवन राम तक जाएगी, बात निकलेगी तो किसान नेता स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह तक जाएगी जो देश के प्रधानमंत्री थे। तो इसलिए कांग्रेस ने एक ऐसे बर्रे के छत्ते में हाथ डाल दिया जो इस अवसर पर मुझे लगता है कि बिल्कुल ही नामाकूल था। हम प्रश्न पर आएंगे कि एक और कांग्रेसी प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जो है उनकी गैर भी गांधी। चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि जो लोग ये समझ रहे हैं कि कांग्रेस पहली बार जो है वो किसी प्रधानमंत्री की पूर्व प्रधानमंत्री की मौत पर राजनीति कर रही है, तो पूर्व प्रधानमंत्री की मौत पर पहले भी राजनीति हुई है। तो नरसिम्हा राव जो कांग्रेस के नेता थे और प्रधानमंत्री बने, और उनकी जो है वो थोड़ी माना जाता है कि जो गांधी परिवार है जो है उनके साथ उनकी इक्वेशन एंड तक आते आते उनके टेन्योर के जो है वो वैसी इक्वेशन नहीं थी। वो एक तरीके से एक पपेट प्राइम मिनिस्टर नहीं बने। और तो उनका जब निधन हुआ तो उस पर क्या हुआ, आनंद जी आप थोड़ा रोशनी डालें। देखिए, नरसिम्हा राव पर नरसिम्हा राव पहले गैर गांधी, मैं गैर गांधी मतलब गांधी परिवार से इतर ऐसे प्रधानमंत्री थे अपने कार्यकाल तक। बाद में अटल जी ने भी कार्यकाल पूरा किया, नरेंद्र मोदी जी तीसरे काल में है। तो उस समय तक गैर गांधी प्रधानमंत्री जिसने पूरा टेन्योर किया था वो दक्षिण भारत से आने वाले पीवी नरसिम्हा राव जी थे। और पीवी नरसिम्हा राव के निधन के बाद जितनी गंदी राजनीति हुई, मतलब उसकी कल्पना नहीं की जा सकती कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे व्यक्ति के साथ भी, वो कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, वो इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में रहे, राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में रहे, बाद में प्रधानमंत्री बने, और आज हम मनमोहन सिंह जी को भले आर्थिक सुधारीकरण का मसीहा बता दें, लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर नरसिम्हा राव ना होते तो मनमोहन सिंह ना होते। क्योंकि मनमोहन सिंह को जब मैंने कुशल राजनेता कहा तो वो इसलिए कहा कि वो जब से वाणिज्य मंत्रालय में ललित नारायण मिश्रा ने पहली बार उनको सलाहकार बनाकर दिल्ली बुलाया, तब से लेकर 2014 तक उनको अपने राजनीतिक नेतृत्व का विश्वास हासिल था। और ये कम बड़ी बात नहीं है कि कितने सारे डिस्पेंसेशंस बदल गए, कितने प्रधानमंत्री बदल गए, कितने मंत्री बदल गए, बावजूद इसके मनमोहन सिंह जी अपनी विनम्रता, अपनी सहजता, अपमान पीने की क्षमता, इसको विकसित करते हुए वो सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे। वरना ये कल्पना की जा सकती है कि किसी भी प्रधानमंत्री का, चाहे वो कितना भी कमजोर हो, उसके कैबिनेट से पास किया गया अध्यादेश कोई उन्हीं की पार्टी का एक सांसद फाड़ने की बात करे और उसके बावजूद उस दल में बना रहे। लेकिन उन बने रहे श्रीमान राहुल गांधी, क्योंकि वो गांधी परिवार से थे। तो ये थोड़ा विषयांतर हो गया, मैं वापस नरसिम्हा राव की बात पर आता हूं। तो नरसिम्हा राव का जब निधन हुआ तो विनय सीतापति ने अपनी एक किताब में द हाफ लायन में पूरे विस्तार से इस बात की चर्चा की, और आपने भी स्तंभों में इस अरुण जी इस पर लिखा है। आज चूंकि आप प्रस्तोता की भूमिका में हैं इसलिए आपने मुझ पर ये छोड़ दिया। आपको सारी सारी कहानी मालूम है कि किस तरह से, मतलब कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च स्तर से, जब मैं सर्वोच्च कहता हूं तो समझना चाहिए किस स्तर पर, क्योंकि विनय की किताब का या आपके कॉलम का कोई डिनायल नहीं आया कांग्रेस की तरफ से, तो इसलिए मैं मानता हूं कि यह सही बात होगी। लंबा वक्त बीत चुका है नरसिम्हा राव जी के निधन के बाद। उनकी 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 जो शव गाड़ी थी, जब उनके निवास स्थान से निकल के कांग्रेस मुख्यालय तक आई तो कांग्रेस मुख्यालय के गेट पर ताला लगा दिया गया, उनको वहां जगह नहीं दी गई है।
और नरसिम्हा राव के परिवार के लोग चाहते थे कि नरसिम्हा राव का अंतिम संस्कार दिल्ली में हो और उनका एक स्मारक दिल्ली में बने। बावजूद इसके कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर उनके जो तथाकथित सिपहसालार थे, उन लोगों ने इस बात को इंश्योर किया कि उनका परिवार उनके पार्थिव शरीर को लेकर हैदराबाद चला गया। और ये पूरा घटनाक्रम इतना गंदा है कि एक पूर्व प्रधानमंत्री का शव 24 अकबर रोड के सामने गेट पे खड़ा और गेट में ताला बंद कर दिया गया। और अपने पूर्व प्रधानमंत्री को अपने ही पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक, जो लंबे समय तक मंत्री भी रहा, 5 वर्षों तक पूर्व प्रधानमंत्री के पद पे रहा, जिसने देश में आर्थिक सुधार के लिए मनमोहन सिंह को फ्री हैंड दिया, ऐसे प्रधानमंत्री को उन निधन के बाद कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में मतलब श्रद्धांजलि देने के लिए उनके पार्थिव शरीर को ले जाने की अनुमति नहीं दी गई। ये एक इतनी बड़ी बात थी जिसके लिए इतिहास कभी कांग्रेस पार्टी को माफ तो इतिहास करता नहीं है, जैसे कांग्रेस पार्टी के इतिहास में ये एक काला पन्ना है कि अपने ही नेता के साथ वो किस प्रकार का व्यवहार करते हैं अगर वो गैर गांधी है तो। कुछ ऐसा ही व्यवहार पूर्व प्रधानमंत्री तो नहीं, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष रहे सीताराम केसरी जो हैं, उनको जिस तरीके से हटाया गया था जबरदस्ती जो है, तो वो दर्शक अगर जाएंगे तो आजकल गूगल पर सारी जानकारी उपलब्ध है, तो उसको भी जरूर पढ़ें। अब हम आते हैं थोड़ा सा जो सीताराम गैर। केसरी क्यों क्यों याद करते हैं आप? इस देश में स्वाधीन भारत के सबसे बड़े दलित नेताओं में से एक बाबू जगजीवन राम को याद करिए कि किस प्रकार से उनके साथ, उनके परिवार के साथ, उनके बेटे की तस्वीर जब लेके रात को 2 बजे इंदिरा गांधी के पास पहुंचा गया तो उन्होंने कहा कि इसको रख लो, ये बहुत काम आएगा। तो ये सारी बातें पुस्तकों में दर्ज है। और अभी नीरजा चौधरी की किताब में हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड्स में पूरा पूरा वर्णन है इसका। और उसका भी कोई खंडन नहीं आया है, क्योंकि नॉन फिक्शन बुक्स में लिखे गए फैक्ट्स का अगर खंडन नहीं आता है तो कुछ समय बाद मान लिया जाता है कि वो सही बात है। तो और बाबू जगजीवन राम का की समाधि कहाँ है? आप एक तरफ देखिए, अगर दिल्ली में आप प्रगति मैदान की ओर से राजघाट की ओर जाएं तो दाहिनी तरफ शांतिवन, शक्ति स्थल, श्रीमान संजय गांधी, श्रीमान राजीव गांधी, इन सब की समाधि दाहिनी तरफ है। बाईं तरफ जगजीवन राम को स्थान दिया गया। क्या कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ ये इस प्रकार से किया? मैं प्रश्न उठा रहा हूं कि वो एक दलित थे और दलितों के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया। इस बारे में कांग्रेस नेतृत्व को साफ करना पड़ेगा। किसान घाट कहाँ है, इसके बारे में कांग्रेस पार्टी को सफाई देनी चाहिए। आज जो नैतिकता की और इस सब तरह की, क्या बाबू जगजीवन राम का या चौधरी चरण सिंह का अपने अपने समाज के लिए, अपने अपने समुदाय के लिए या देश के लिए मनमोहन सिंह से योगदान कम है? क्या कांग्रेस पार्टी ऐसा मानती है तो उसे खुल के कहना चाहिए। और तो और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ क्या किया कांग्रेस पार्टी ने? समाधि की बात मैं छोड़ देता हूं 1 मिनट के लिए। उनको भारत रत्न, मतलब अपने ही अपने को भारत रत्न देने वाले भारत के प्रधानमंत्रियों को कभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की याद नहीं आई कि उनको भी देश भारत रत्न दिया जाए, जो हमारे संविधान के निर्माता थे, जिन्होंने अनटचेबिलिटी के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन किया, जो समाज के एक बड़े वर्ग को जिन्होंने स्वाभिमान दिया, उसके साथ तो ये किया गया। और आज मनमोहन सिंह पर राजनीति कर रहे हैं। वही कहते हैं कि बात निकलेगी अरुण जी तो बहुत दूर तक जाएगी और बहुत परतें उघड़ जाएंगी। हमारे यहाँ पर अक्सर ये माना जाता है कि खासकर मृत्यु जैसे जैसी घटना हो जाने पर, जो है किसी की मृत्यु हो जाने पर, जो सार्वजनिक जीवन में हो, कम से कम उस समय उन विषयों पर राजनीति नहीं की जाती है। और आपको क्या लगता है कि ये जो कांग्रेस ने किया, तो मेरे प्रश्न के दो हिस्से हैं। पहला, कि जो नरसिम्हा राव के साथ किया वो भी प्रधानमंत्री थे, गैर गांधी परिवार के थे, और अब मनमोहन सिंह जो हैं, उनकी स्वर्गीय मनमोहन सिंह जो हैं, उनको लेकर जो है कांग्रेस का बिल्कुल एक डायमेट्रिकली अपोजिट स्टैंड है। तो एक तो ये फर्क बेसिकली क्यों, और क्या ये जो कांग्रेस ने मुद्दा उठाया, क्या ये बात ये भी जो है वो शो करता है कि कांग्रेस के पास इस समय कोई भी मुद्दा जो है वो सरकार को घेरने के लिए नहीं है, तो डेस्परेशन के अंदर कोई भी चीज जो उन्हें मिल रही है उसको वो मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से INDAI के नामक एक तथाकथित गठबंधन तो मत कहिए, क्योंकि बंधन रहा नहीं अब वहां,
तो वो गठबंधन हो नहीं सकता। तो जो तथाकथित राजनीतिक दलों के एक समूह का हिस्सा है, वहां भी कांग्रेस पार्टी के बने रहने को लेकर और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को लेकर निरंतर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। जो चमक राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के बाद 99 सीटें जीतकर हासिल की थी, वो मुझे लगता है कि महीने डेढ़ महीने में ही समाप्त हो गया, क्योंकि हरियाणा हो गया, महाराष्ट्र हो गया। तो जो संविधान को लेके भ्रम की स्थिति बनी थी और जिस प्रकार से भ्रम का वातावरण पूरे देश में बनाया गया था, वो वातावरण साफ हो गया, वो कोहरा साफ हो गया देश की सियासत से। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी डेस्परेटली कोई मुद्दा ढूंढ रही है। उनके हाथ में जो भी मुद्दा लगता है, अब जैसे आपको एक और छोटा सा उदाहरण दूं, आपको हंसी आएगी जानकर। ये लोग बेलगावी गए थे कि महात्मा गांधी वहां कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और 100 वर्ष उसके पूरे हुए थे, इसलिए उस स्थान का चयन किया गया। अब इनको सेंस ऑफ हिस्ट्री नहीं है। इनको जरा सा वो पढ़ लेना चाहिए था कि जवाहरलाल नेहरू जी ने महात्मा के कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर क्या भाषण दिया था। उन्होंने सुपर प्रेसिडेंट कहा था, और कहा था कि उनके भाषण के बाद कहा था कि मैं बहुत ही निराश हूं इनका भाषण सुनने के बाद। ये नेहरू जी के डॉक्यूमेंट्स में डॉक्यूमेंटेड है। तो कांग्रेस पार्टी ऐसे ऐसे मुद्दे वो उठा रही है जो वही डेस्परेट वर्ड इसलिए यूज किया कि जब आप डेस्परेशन में कुछ करते हैं, जब आप, तो आपका विवेक आपके साथ नहीं होता और आपको लगता है कि जो मिल रहा है उसी को पकड़ लो, जो मिल रहा है पकड़ लो का फॉर्मूला लोकसभा चुनाव में तो चल गया था, क्योंकि बीजेपी के ही सांसद अयोध्या के लल्लू सिंह ने ये मुद्दा उठाया था, सबसे पहली बार संविधान बदल देंगे। उसको इन्होंने लपक लिया, वो लपकना इनका फलित हो गया। तो इनको लगता है कि अब जो मुद्दा है उसी को लपक लो, बगैर ये देखे कि उसका आगे पीछे क्या है। तो इनको लगता है कि ऐसा करके ये प्रासंगिक बने रहेंगे। प्रासंगिक बनने के लिए आपको अपने नैरेटिव तैयार करने पड़ेंगे, जिसका अभाव मुझे कांग्रेस में दिखाई देता एक अंतिम प्रश्न ये कि हमारे यहाँ पर एक परंपरा बन गई है कि जो खासकर सार्वजनिक जीवन में जो महत्वपूर्ण पदों पर रहे लोग हैं या जिनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, हम उनको दो ही कैटेगरीज में बांट कर देखते हैं, या तो वो भगवान हैं या फिर वो शैतान हैं। और एक इंसान की तरह जो है, एक जो जो हमें की तरह हम अक्सर उनका आकलन नहीं करते कि उनके कुछ काम अच्छे हो सकते हैं, कुछ काम ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी आलोचना की जा सकती है। लेकिन तो अभी जैसे हम मनमोहन सिंह जी जो हैं उनका, उनके जीवन वृत्त पर सब लोग नजर डाल रहे हैं, खासकर प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने जो जो कार्य किए। तो उस दौरान कई ऐसी चीजें हुई, जैसे भ्रष्टाचार, 2G का कोल स्कैम हुआ, 2G स्कैम हुआ, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई, सेफरन टेरर का मुद्दा जबरदस्ती बनाया गया। है। बिल्कुल। तो इस तरीके की कई चीजें हुई। और एक ये अक्सर माना गया कि मूलतः जो है वो एक जो कांग्रेस में एक सर्वोच्च जो नेतृत्व का परिवार है, वो बेसिकली जो है एक डिफैक्टो सरकार चला रहा है। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जैसी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो है वो सरकार को ड्राइव कर रही। तो आप मनमोहन सिंह जी के पूरे इन 10 साल, क्योंकि वो प्रधानमंत्री रहे और 2004 से 2014 तक, तो आप कैसा कैसे आकलन करते हैं इन 10 सालों का उनके प्रधानमंत्री रहते हुए जो है, और बतौर एक राजनेता, बतौर, जैसे आपने एक चीज ये कही कि उन्होंने, जो काफी लोग ये कहते थे कि उनकी सहन शक्ति, पेशेंस बहुत ज्यादा थी, जिसे कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि अपमान के घूंट पीने की क्षमता। तो बिल्कुल। या उनके बारे में ये भी कहा जाता था कि ही इज अ ग्रेट सर्वाइवर। और जो संजय बारूद जी की पुस्तक है, जो उनके मीडिया एडवाइजर थे और उनके बहुत क्लोज भी थे, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, तो जहां तक मेरा ध्यान है ये पुस्तक का नाम है, तो उसमें भी कई ऐसी घटनाएं हैं जिसमें ये पता चलता है कि काफी, मतलब भारत के प्रधानमंत्री के दौर पर कई ऐसे मोमेंट्स थे जो काफी एम्बैरेसिंग थे। तो आप कैसे आकलन करते हैं ओवरऑल जो है? अरुण जी, देखिए, मनमोहन सिंह का कार्यकाल हमारे और आपके दोनों के सक्रिय पत्रकारिता का काल रहा। हमें किसी किताब को देखने की या किसी उदाहरण के लेने की जरूरत नहीं। हमने और आपने दोनों ने अपनी आंखों से देखा है, महसूस किया है, पढ़ा है, और सामने घटित होते हुए कई घटनाएं हमने देखी हैं। मनमोहन सिंह का आकलन अगर आज मुझे करना हो अरुण जी, तो मैं, देखिए, कोई भी वित्त मंत्री होता उस समय 91 में, तो वो यही काम करता जो मनमोहन सिंह जी ने किया।
उसको अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री कहना, ये करना वो करना, ठीक है, ये सब कोई भी होता कर लेता मुझे लगता है। लेकिन मनमोहन सिंह ने जो दो काम किए उसके लिए मैं उनको बहुत आदर के साथ और बहुत गंभीरता के साथ प्रधानमंत्री के पद तौर पर याद करना चाहूंगा। एक 2008 की जो वैश्विक मंदी आई, उससे भारत को बहुत हद तक बचा नहीं पाए, बहुत हद तक बचा के, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका और दूसरी जो इमर्जिंग इकोनॉमी थी उस वाला हाल हमारा नहीं होने दिया। तो ये एक मनमोहन सिंह को मैं इसके लिए याद रखना चाहता हूं। और दूसरा, मनमोहन सिंह ने जो हमारी न्यूक्लियर अनटचेबल नेशन की स्थिति हो गई थी उससे बाहर निकालने का काम किया 2008 में ही, जब उन्होंने यूएस के साथ न्यूक्लियर डील किया। और मतलब बहुमत की सरकार नहीं रहने के बावजूद अपने अपने से, जबकि वामपंथी उनके जो सहयोगी थे जिनकी बैसाखी पर सरकार चल रही थी, उसको भी नाराज करते हुए, आपको याद होगा कि किस प्रकार से वामपंथियों ने सोमनाथ चटर्जी को लोकसभा अध्यक्ष रहते हुए पार्टी से निकाल दिया था, एज इफ कि लोकसभा अध्यक्ष किसी पार्टी का मेंबर होता है। तो वामपंथियों की तो अलग ही समझ और अलग ही गाथा है, उनके बारे में तो हरि अनंत हरि कथा अनंता है। तो मनमोहन सिंह ने जिस प्रकार से उनके साथ ये न्यूक्लियर डील की, वो बहुत बड़ी बात थी। और उसके बाद से मुझे लगता है कि जो न्यूक्लियर अनटचेबल नेशन का एक भारत पर ठप्पा था, बहुत सशंकित निगाह से न्यूक्लियर डील करने, न्यूक्लियर पावर्स भारत की ओर देखते थे, वहां से उसमें नरमी आनी शुरू हुई। और मनमोहन सिंह एक कूटनीतिज्ञ के तौर पर भी याद किए जाने चाहिए, क्योंकि आप देखिए उसी 10 वर्ष के कार्यकाल में भारत के आसपास जितनी मोनार्की थी वो सब एक एक करके खत्म हुई, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो भूटान हो, चाहे एक जगह और कहीं मुझे लगता है ध्यान नहीं आ रहा, इन तीन जगह पर मोनार्की खत्म हुई थी। और इसके अलावा सिंजो एबे की जो 2007 की यात्रा थी भारत की, जिसमें स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप जापान और इंडिया के बीच हुआ था, और उसी यात्रा में क्वाड के भी बीज रखे गए थे। तो ये सारी चीजों को अगर देखते हैं तो मनमोहन सिंह को मैं एक अर्थशास्त्री से अधिक उनके न्यूक्लियर अनटचेबल नेशन से न्यूक्लियर मेन स्ट्रीम नेशन बनाने में, और दूसरी बात कि जो कूटनीतिज्ञ के तौर पर उन्होंने अपने आसपास के देशों, हालांकि आसपास के देशों में 26/11 के बाद पाकिस्तान उनकी सबसे बड़ी विफलता थी, कुछ लोगों का मानना है कि बड़े संयम का परिचय दिया, लेकिन उस संयम का परिचय हम की हकीकत शर्म अल शेख में और उसके बाद मिस्र में जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी हुई थी जिसमें बलूचिस्तान और ये सब वाले मामले विवादित हुए थे, उसके लिए भी याद किया जाएगा। लेकिन कमोवेश मनमोहन सिंह को मैं इन दो घटनाओं के लिए इतिहास में एक ऐसे प्रधानमंत्री के तौर पर याद करता हूं, रेखांकित करना चाहता हूं, जिन्होंने देश के लिए ये दो बड़े महत्वपूर्ण कार्य किए। तो आज की चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनंत जी। आप हमेशा जब भी हम लोग कहते हैं तो आप समय निकाल लेते हैं, और बड़ी अच्छी चर्चा रहती है तथ्यों के साथ। और आपका जो आर्टिकुलेशन है वो भी, मुझे भी बड़ा सुनने में आनंद आता है। और इसीलिए मैं बहुत आपके साथ, मैं धन्यवाद। हमेशा प्रस्तोता की भूमिका में ही जो है वो रहना चाहता हूँ, जो है कि तो दर्शकों से आग्रह है कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वो बटन, बेल बटन को दबाकर भी लाइक करें। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। 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 नमस्कार।